हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और देखिए, पिछले 2 दिन से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। इस बात को आप ये मान के चलें कि इसमें उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, खास करके ऐसे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें आप अच्छे से ध्यान से करें। साथ ही इसका जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन दबाएं। आप इस सीरीज को एक बार ध्यान से अगर आप देख लेते हैं, एक हफ्ते ज़्यादा नहीं, तो आपको परिवर्तन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में किस तरह का आजकल पूछा जा रहा है स्वतः जो है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि वेज एंड मीन्स एडवांस तरीका और साधन है। वेज एंड मीन्स जो है किसका एडवांस तरीका और साधन है। तो देखिए, सरकार जब आरबीआई से अस्थायी रूप से ऋण लेता है तो इसे कहा जाता है वेज एंड मीन्स। ठीक है। इसी के साथ फैक्ट आप ये भी ध्यान रखें कि आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, अल्प समय के लिए पैसा देता है, और जिस दर पर पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। आरबीआई किसको दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा? बैंक को। ठीक है, इसे बोल दिए रेपो रेट। प्रश्न है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है। तो देखिए, आरबीआई का जो प्रतीक है, एक ताड़ के पेड़ से पहले बाग, मतलब यहाँ पर बाग बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरह से ताड़ का पेड़ लगा हुआ है, ये आरबीआई का प्रतीक है। बात करें आरबीआई के बारे में तो देखिए, ये 1 अप्रैल 1935 को बना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है। जब ये बना था तब इसका हेड क्वार्टर जो है कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आरबीआई के कुल जो रीजनल ऑफिस हैं ये कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में तो इसका हेड क्वार्टर है ही। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि छोटे उद्योगों के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसके लिए, उसके वित्त पोषण के लिए जो प्रमुख संस्था है जिसका नाम है सिडबी। सिडबी का पूरा नाम जरूर ध्यान में रखें, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। बात करें इसका हेडक्वार्टर का, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ में है। ठीक है। देखिए, बेटर होगा कि आप इसको लिख भी लीजिए, और या तो वीडियो से लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उससे भी आप एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिए, 1 जुलाई 1964 को 1964 आईडीबीआई। सिडबी का भी हम लोगों ने पढ़ा था 1990 में। ध्यान रखिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में या ऐसा प्रश्न पूछेगा। अगला देखिए क्या कहता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान जो एसबीआई है इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। देखिए, इसका इतिहास जान लीजिए। 3 प्रेसिडेंसी बैंक ओपन हुआ था, बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में। ठीक है। ये तीनों जब जो है मिल गया, कब मिला? तो 1921 में मिला। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बम्बई, मद्रास में बैंक ओपन हुआ। ये तीनों जो है 1921 में मिल गया, इसी का नाम पड़ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई 1955 को इसे एसबीआई बना दिया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिए, 1 जुलाई 1955 को। अब आरबीआई जो है, इसकी स्थापना से पहले ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये काम करता था आरबीआई की जैसे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कठिन मुद्रा हार्ड करेंसी क्या है। तो ऐसी मुद्रा या वह मुद्रा जिसका उपयोग विश्व भर में करना आसान होता है ना। तो इस प्रकार की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। बात करें ऐसी मुद्रा में शामिल देखिए क्या क्या, जैसे यूएस डॉलर, येन, युआन, पाउंड, यूरो। तो ये सब कैसा करेंसी, हार्ड करेंसी है। ये जो भी करेंसी है इसको लेने से कोई मना नहीं करेगा, मतलब काफ़ी वैल्यूएबल है। ठीक है, इसका उपयोग विश्व भर में आसान है। ध्यान रखिए, एक फैक्ट है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। ये जो प्रोवर्ब है किसने कहा था? तो ध्यान रखिए, पैसा एक अच्छा नौकर लेकिन बुरा मालिक है, ये कथन है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाबार्ड का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना ही जो है नाबार्ड का मुख्य कार्य है। किसको? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिडबी के बारे में, जो जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको वित्त पोषण कराती है। बाकी सब का स्थापना आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है ना। सिडबी 1990। जैसे नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड देखिए शिवरमन समिति की सिफारिश पर बना था। ये कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बना कब? तो 12 जुलाई 1982। कब बना था? 12 जुलाई 1982। एसबीआई क्या था? 1955। ठीक है, आईडीबीआई 1964। आपको हर चीज़ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हॉट मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, हॉट मनी एफपीआई अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए ये जो हॉट मनी होती है ये अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है और अल्प समय के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम एफडीआई की तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और ये एक स्टेबल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हॉट मनी के रूप में किसे जाना जाता है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि अस्थायी होता है और अल्प समय के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप किसी एक जगह फ़ायदा कमाएगी फिर वहाँ से चली जाएगी त्वरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार के संचालन का उपकरण क्या है? तो ध्यान रखिए, सीआरआर और खुले बाजार के संचालन का जो प्रमुख उपकरण है मौद्रिक नीति। अब ध्यान रखना है, डिपॉजिट की अगर बात करें तो दो तरह का डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में देखिए आरडी एफडी आता है, जबकि डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट आता है और सेविंग अकाउंट आता है। इसमें होता क्या, देखिए बैंक जो है ये कैश जमा करता है आरबीआई के पास, ठीक है, लेकिन आरबीआई इसको ब्याज नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक जो है कैश जमा करता है आरबीआई के पास, आरबीआई इसे ब्याज नहीं देता है। अब क्या है, सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालती है। ठीक है, सरकार ने कुछ सरकारी प्रत्याभूति को निकाला, ठीक है, आरबीआई को दिया, आरबीआई ने जो है बैंकों को दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सरकार ने, जैसे मान लेते हैं सरकार ने ये एक पेपर निकाला, इसका कुछ रेट रखा, ये आरबीआई को दिया, आरबीआई ने बैंक को दिया, बैंक क्या करती है, ये लोगों को दे देती है। अब लोग क्या करेगा, तो लोग ये जो सर्टिफिकेट लेगा तो लोग बैंक को पैसा देगा, फिर बैंक को पैसा आ गया तो ये बैंक जो है इस पैसे को देगी आरबीआई को, फिर आरबीआई इस पैसे को सरकार को देगी। तो देख रहे हैं किस तरह से परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियों का सेल परचेज। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिए, नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित। अभी हम लोगों ने देखा था शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। बात करें नरसिम्हन समिति की तो ये 1992 में 1992 में बनी थी। अगर आपसे पूछ ले चक्रवर्ती समिति तो ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। या आपसे पूछ ले केलकर समिति तो 2002 में इसका निर्माण हुआ था और केलकर समिति ने टास्क फोर्स बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है। किस लिए बनाया था? तो डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो है केलकर समिति ने टास्क फोर्स का गठन किया था। अगली जो समिति है एलसी गुप्ता समिति, तो इन्होंने एक बनाया था ट्रेडिंग के लिए। 11 नंबर देखिए, कहता है ई बैंकिंग में ई का क्या अर्थ है? तो काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है वैकल्पिक धन का उदाहरण है, ऑप्शनल। देखिए चेक, ड्राफ्ट, ये सब किस में आता है? वैकल्पिक धन के रूप में इसे जाना जाता है। बात करें वैकल्पिक धन अर्थात जो वह पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन इसे लोग भी ग्रहण करते हैं और बैंक भी इसे ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जो वस्तु होती है उसे वैकल्पिक धन कहा जाता है। इसमें मुख्यतः शामिल है चेक एवं ड्राफ्ट। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिए, जब बैंक के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कोई परियोजना है उसका वित्त पोषण किया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई परियोजना, आप कुछ ऐसा परियोजना लेकर बैंक के पास जाते हैं जो कि पर्यावरण पर जिसका बिल्कुल असर नहीं है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल है, तो जब बैंक आपको वित्त पोषित करती है तो उसे ग्रीन बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भुगतान घाटे के निरंतर संतुलन के कारण गिरती विनिमय दर प्रणाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए भुगतान घाटे के निरंतर संतुलन के कारण गिरती विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है सॉफ्ट करेंसी। ध्यान रखिए, सॉफ्ट करेंसी सबसे पहले किसको कहेंगे? तो छू सकने वाली करेंसी। और गिरती विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो जैसे मान लेते हैं $1 जो है पहले 60 था, अब हो गया है 70। तो क्या हो रहा है? हमारी मुद्रा जो है ये गिर रही है, इसका वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, देखिए कई दफ़ा पूछा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो एक देश का विश्व के साथ व्यापार का लेखा जोखा जो होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा बचत पर ब्याज किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ध्यान रखना है, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इनमें जो जमा बचत है इस पर ब्याज का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये बहुत बार पूछा गया, 19 जुलाई 1969 को। 1969 को ध्यान रखिए। अगर पूछ ले किसके काल में हुआ था तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। इस समय जो इसकी पेड अप कैपिटल थी वो था 50 करोड़। ध्यान रखिए, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगर पूछ ले 6 बैंकों अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये 15 अप्रैल 1980 को, और इसका जो पेडअप कैपिटल था वो 200 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रामीण और के खेती हेतु जो है वित्त उपलब्ध कराना। सिडबी का क्या काम है? तो छोटे उद्योगों को वित्त पोषण कराना। बात करें नाबार्ड की तो शिवरमन कमेटी के अनुसार इसकी सिफारिश स्थापना हुई थी और ये 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अल्प ब्याज मुद्रा
चीप मनी का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिए, जब कभी आरबीआई के द्वारा बैंक को बहुत कम ब्याज पर अधिक पैसा दिया जाता है, काफ़ी कम ब्याज पर बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं अल्प ब्याज मुद्रा, अर्थात चीप मनी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए इससे होता क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। देखिए आरबीआई ने क्या किया, एक्सेस मनी जो है लो रेट पर, काफ़ी कम दर पर बैंक को दे दिया। अब बैंक इसका क्या करेगी, बैंक इसको खपत करेगी। कैसे? तो बैंक इसको पब्लिक को दे देगी। ठीक है, अब पब्लिक के पास पैसा आ गया, पब्लिक उसको क्या करता है, तो पब्लिक उसको इन्वेस्टमेंट कर देगा, पब्लिक उसको खपा देगा, मार्केट में खपा देगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि उससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, ध्यान रखिए। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। कैसे? एक दूसरे से संबंधित है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो भैया डिमांड भी तो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक सिचुएशन अलग है, डिमांड बढ़ गया, अब डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए इसी को कंट्रोल करने हेतु आरबीआई जो है ये क्या करती है, तो बैंक रेट, सीआरआर, आरआर, एसएलआर, इन सभी को बढ़ा देता है ताकि मुद्रास्फीति जो है ये कंट्रोल में रहे। आरबीआई के द्वारा इसे बढ़ाना डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन मनी पॉलिसी भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे आरबीआई जो है ये लो रेट पर जो है बैंक को पैसा दे दिया, बैंक उसको क्या करेगी, पब्लिक को दे देगा। पब्लिक के पास पैसा गया, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये जब बढ़ेगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी को बढ़ा देता है। और आरबीआई के द्वारा इसे बढ़ाना डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, कंट्रैक्शन, संकुचन मनी पॉलिसी कहा जाता है। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया। आगे देखते हैं। कहता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और बना था ये 1 अप्रैल 1935 को। जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में कर दिया गया। इसका लोगो हम लोगों ने देखा था, शेर के पीछे, बाघ के पीछे पाम ताड़ का पेड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बैंक की कुल जमा देनदारियों, कैश होल्डिंग के लिए नकद रोक के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग से। अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।